नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट ने फिर से एक नया रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन आज किसी तरह के हॉल्ट और किस तरह की ग्लिच के साथ नहीं। आज मार्केट ने बिना ग्लिच के आज स्मूथ चला है और आज ये स्मूथनेस 9800 तक तो मार्केट को ले आई है। लेकिन यहीं से तो मुश्किल थोड़ी होती है कि 9800 आ तो गए हैं, अब सिर्फ 200 पॉइंट दूर है इस मेगा बेस से जो 9600 का है, और सिर्फ 200 पॉइंट ही दूर है उस हिस्टोरिकल आंकड़े से जिसके बारे में हम सबसे पहले हमने ही बातचीत करी थी कि 10,000 बाजार के अंदर आ जाएगा। 9800 के आसपास आज बाजार अपने आप को टिकाने की मेरी कोशिश कर रहा है। लेकिन आज आप देखें ना, जो आप सेक्टोरियल मूवमेंट देखते थे ना, आज फिर से ऑटो और आईटी ने काफ़ी हद तक संभाला है। आईटी तो ठीक नंबर से पहले जो खरीदारी ने सिंबॉलिक मीनिंग भी दे रहा है कि शायद यहाँ पे इसके पास बेस है, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है नंबर से पहले, ये इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही है। इसके अलावा आप देखें आज सेंसेक्स में भी करीब 130 अंकों की बढ़त आई है। जैसे हमने कहा शुरुआत में कि आज बड़ी और छोटी दोनों ही आईटी कंपनीज के अंदर काफ़ी अच्छी बढ़त है, ये बेहतर चीज़ दिख रही है। आज निफ्टी 9800 के ऊपर निकला, ये रिकॉर्ड स्तर बना दिया निफ्टी ने। आज की क्लोजिंग फिर से एक नया रिकॉर्ड बन जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आज बाजार के अंदर हमको दिख रही है वो ये है कि आज बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर हालांकि मूव नहीं है, बैंक निफ्टी फ्लैट है, लेकिन इंडसइंड बैंक के नंबर्स आज आ गए हैं। ये पहला बैंक है जिसने अपने नंबर्स दिखाए, लेकिन इसमें जो चिंता हमको दिख रही थी वो एनपीएस के फ्रंट पे थी क्योंकि 1% से ऊपर आ गए। अदरवाइज निम 4% और प्रॉफिटेबिलिटी 26% बढ़ी है। आईटी ने आज काफ़ी सहारा दिया फ्रंटलाइन और छोटी कंपनी से, जैसे हम शुरुआत में आपको बता रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऑटो कंपनीज भी आज चलती हुई दिखी हैं, ये मार्केट का आज का और फ्लेवर था। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है नहीं वो है विक्स, जो आज सुबह भी हमको राजेश सतपुते बता रहे थे। उसके अंदर अभी भी आप देखिए फ्लैट ही रुझान है, कुछ ज़्यादा बड़ा मूव देखने को नहीं मिल रहा। और एक और सेगमेंट है मार्केट का जो कि बाजार की इस उथल पुथल से एक ही तरफा चल रहा है, वो है आईपीओस, यानी कि नई नई लिस्टिंग जो मार्केट्स के अंदर आ रही हैं। इनसे बेहतर समय नहीं हो सकता। कोई भी शेयर लिस्ट होता है 50% का रिटर्न देके जा रहा है। बिल्कुल अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इस बीच हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम भी जुड़े हैं और साथ ही हमारे बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। 9820 पर निफ्टी इस समय। सुनील, शुक्रिया एंड वेलकम टू दिल्ली। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर? नहीं, मैं तो रोड शोज, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं, आईएफएस इंडिपेंडेंट एडवाइजर्स जो हैं, उनको आज शाम को एक मीटिंग है जहाँ पे मार्केट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में जानकारी, क्योंकि वो सब अभी जो स्थिति है ना कि मार्केट हर रोज बढ़ रही है तो वो सोच रहे हैं कि क्या रिटेल पैसा अभी भी म्यूचुअल फंड में लगा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल। तो बट व्हाट इज योर असेसमेंट? आपने अब जिस तरह का मूव है मार्केट में, एक तो क्या कुछ पार्शल रिडेम्पशन आप देख रहे हैं इस समय, एंड सेकेंडली व्हाट इज द रिटेल सेंटिमेंट राइट नाउ? रिटेल सेंटिमेंट एकदम बुलिश है, कुछ रिडेम्पशंस की कुछ गुंजाइश ही नहीं है। हर महीने एसआईपी की फ्लोज जो है महीने के ऊपर महीने बढ़ रहे हैं। पिछले साल माने अप्रैल लास्ट ईयर से इस महीने में हमने दुगना देखा है एसआईपी मंथली थ्रूपुट। तो ऐसी स्थिति में ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर्स जो है एकदम मोदी सरकार के ऊपर एक भरोसा रखते हुए वो अपना पैसा लगा रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है कि उनको अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, खास करके 3 चीज, जो रियल एस्टेट, सेकंड इज गोल्ड और थर्ड बैंक डिपॉजिट, ये तीनों अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों के कारण म्यूचुअल फंड और इक्विटी म्यूचुअल फंड खास तौर के बहुत उनके लिए एक बहुत अच्छी एक पेशकश में है। और म्यूचुअल फंड के अंदर वो एक बैलेंस फंड्स जो होते हैं जो 60-65% इक्विटी में डालती है और 30-35% डेट में, वो उसमें थोड़ा सेफर समझ के वहाँ पे जाके फ्लोज बहुत बढ़िया जा रहे हैं। अच्छा, जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं फंड्स पे पैसा डाल रहे हैं, वो खुद से बताते हैं कि हमारा पैसा यहाँ डालिए, या आप उनको सजेस्ट कर रहे हैं कि नहीं रियल एस्टेट में चलो, ये जिन्होंने अंडर परफॉर्मेंस दिखाया अभी? नहीं, वैसा बात नहीं है। ऐसी हमारे कस्टमर्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, माने हम अल्टीमेट कस्टमर से बहुत कम डील करते हैं। 90-95% हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स तो एसेट एलोकेशन के तौर पर हर कस्टमर को उसके एज प्रोफाइल और रिस्क बेसिस पे एलोकेट करते हैं। तो वहाँ हम देख रहे हैं अभी कि इक्विटी का एलोकेशन सभी बढ़ा रहे हैं एट दिस स्टेज। दैट्स ट्रू, बिल्कुल। चलिए इस बीच एक बार इंडसइंड बैंक को भी देख लेते हैं। इंडसइंड बैंक जो रिजल्ट्स आए हैं और उसके बाद ओवरऑल आई वुड से कि जो असेट क्वालिटी फ्रंट पे हमने देखा है कि बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन इंडसइंड बैंक रिजल्ट्स के बाद इस समय अगर आप देखें तो बिल्कुल फ्लैट है। जो ग्रॉस एनपीए है वो 1.09% है और जो नेट एनपीए है उसमें भी करीब 5 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी देखने को मिली है। दैट्स अ क्यू ऑन क्यू नंबर। लेकिन जो मुनाफा है वाई ओ वाई ऑलमोस्ट 26% बढ़ा है और नेट इंटरेस्ट इनकम जो है उसमें करीब 31% का इजाफा देखने को मिला है। सुनील, इफ यू टेक इंडसइंड, आई मीन आई वोंट कॉल इट अ बेंचमार्क, लेकिन बिकॉज
दिस इज़ द फर्स्ट मेजर बैंकिंग रिजल्ट जो कि आरबीआई के नए प्रोविजनिंग नॉर्म्स के बाद आया है, और इनफैक्ट उन्होंने कहा भी है कि आरबीआई ने बोला है उन्हें कि जो इंसॉल्वेंट जो भी अकाउंट्स हैं उनके लिए ओवर Q2, 3 and 4 दे हैव टू डू एडिशनल प्रोविजनिंग। तो व्हाट इज़ योर व्यू? नहीं, हमारे व्यू में ये प्रोविजनिंग एक अच्छी बात है। देखिए, बैड न्यूज़ तो होती है हर कंट्री में, हर इकोनॉमी में कुछ अच्छे कंपनी कुछ बुरे कंपनी होते हैं, और जब भी साइक्लिकल बिजनेस जो होते हैं ना, जैसे ऑटो, जैसे स्टील, जैसे कमोडिटीज़, मेटल्स, वहाँ पे क्या है कि डाउन साइकिल में ज़रूर कंपनीज को कैश फ्लो में थोड़ा प्रेशर आता है, तो डेफिनेटली इम्पेयर होती है उनकी रिपेमेंट कैपेसिटी। हमारी प्रॉब्लम ये थी कि एक प्रॉपर रिकग्निशन सिस्टम नहीं थी, और आरबीआई ने जो भी स्टेप्स लिया है कि इनको प्रॉपर रिकग्निशन और जहाँ पे एक टफ एक्शन लेना है इंसॉल्वेंसी तो ले ही जाए। तो इसमें हमारे ख्याल में जो न्यूज़ आके ये सब प्रोविजनिंग कर रहे हैं अगले 3 क्वार्टर में, ये लॉन्ग टर्म बैंक हेल्थ और इकोनॉमी हेल्थ के लिए बहुत बेहतर चीज़ है। तो हम समझते हैं कि ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है, और ये शॉर्ट टर्म रिजल्ट से हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रोविजनिंग अल्टीमेटली आप सोचिए कि जब इकोनॉमी की रिवाइवल होती है और वापस ये कंपनी प्रॉफिट मोड में आते हैं, तो जब पे करते हैं तो प्रोविजनिंग का जो इनकम आता है वो सीधे बॉटम लाइन पे आता है, टॉप लाइन पे नहीं। सो दैट्स अ पॉजिटिव, लॉन्ग टर्म पॉजिटिव। हम सोचेंगे कि ये क्लीन अप एक्ट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और बेहतर भी है। ठीक है, मार्केट में बेड डेट रिकवरी तो खैर अपने आप में होती है इंपॉर्टेंट, और ये बुक्स में सीधा आ जाती है, जैसे सुनील भी बता रहे हैं कि बॉटम लाइन को हिट करती है, जो कि ग्रोथ के तौर पर आप देख सकते हैं। मेरे साथ सिद्धार्थ सिदानी भी जुड़े हैं, और साथ ही किरण तो मेरे साथ बने हुए हैं टेक्निकली, उनसे हम और डेरिवेटिव्स कुछ एक कॉल्स भी जान रहे हैं। सिद्धार्थ, आपका मार्केट्स पे इस समय व्यू क्या है? आपका ब्रोकिंग हाउस इस समय क्या कह रहा है? क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन क्या दे रहा है कि प्रॉफिट्स बुक कर लो या फिर कुछ और सौदे खड़े करो? गुड आफ्टरनून। देखिए, अभी जिस हिसाब से मार्केट की स्थिति है, मानते हैं कि यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज़रूर दिखने मिलेंगे, और उसके ऊपर अगर देखा जाए तो रिजल्ट सीजन चालू हुआ है, तो रिजल्ट स्पेसिफिक मूव ज़रूर दिखने मिलेंगे। रादर देन लुकिंग एट इंडेक्स में अंडरलाइन टोन तो अभी पॉजिटिव ही दिख रहा है, बट जिस हिसाब से इंडेक्स है उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स लेना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे अगर चुनिंदा स्टॉक्स पे ज़रूर नज़र रखे, कुछ एक कंजम्पशन स्टोरी पे या एग्री बेस्ड स्टोरी पे नज़र रखे, तो हम मानते हैं कि यहाँ पे मोमेंटम अच्छा बन सकता है जुलाई के महीने में। बिल्कुल। चलिए, इस बीच आखिरी 1 घंटा है क्लोजिंग में, लेकिन जिस तरह का मूव देखने को मिला है, किरण आप आखिरी घंटे के लिए कोई ट्रेड रेकमेंड करना चाहेंगे क्या? कैश मार्केट में मुझे लगता है कि ऐसा कोई खास ट्रेड नहीं है, पर डेरिवेटिव सेगमेंट में एमजीएल एक काउंटर रहेगा जिस पे ध्यान रखना चाहिए। महानगर गैस में मेरा मानना है कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है 1000 का, वो एक बार निकल जाए तो एक बहुत बड़ी मूव देखने को मिल सकती है। करीबन इमीडिएट टारगेट्स 1000 रुपए के ऊपर 1040, 1060 के देखने को मिलेंगे, तो अभी के लिए स्टैगर्ड बाइंग किया जा सकता है, पर 1000 रुपए के ऊपर एग्रेसिव बाय करने की सलाह होगी। ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एमजीएल में ओपन इंटरेस्ट एडिशंस काफी देखने को मिल रहा है, और एक्टिविटी ऑप्शन चेन में बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, तो कुल मिला के मेरा मानना है कि इधर से एक अच्छी मूव देखने को मिलनी चाहिए। ठीक है, तो एक महानगर गैस है, थोड़ी देर पहले किरण की ही रिकमेंडेशन आईजीएल पे भी थी, तो दोनों ही गैस के शेयर, एक तो महानगर गैस और आईजीएल, दोनों पे अब तक बुलिश व्यू मिल रहा है, दोनों ऑलमोस्ट ठीक भी चल रहे हैं। आईजीएल तो 4% ऊपर आ चुका है, और एक 1160 तक का टारगेट अभी भी किरण ने थोड़ी देर पहले हमारे साथ साझा किया। तो दूसरा शेयर है महानगर गैस, क्योंकि सुनील, अब अर्निंग सीजन ऑलमोस्ट हिट हो रहा है, इंडसइंड बैंक के नंबर्स है, इसमें कोई आप सिल्वर लाइनिंग ढूंढ रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर अच्छे नंबर्स आएंगे, तो कुछ फंड्स आपने पहले से डिप्लॉय कर दिए होंगे, कुछ करना चाहेंगे नंबर्स के बाद? देखिए, इस क्वार्टर के जो नंबर्स आएंगे ना, वो एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे, क्योंकि ये जीएसटी का जो अनाउंसमेंट हुआ था उसके कारण स्टॉक लेवल में कई इंडस्ट्रियों ने स्टॉक्स बहुत बढ़ा के बेचने की बात करी, किसी ने क्लीन आउट कर दिया स्टॉक्स को ताकि नए जीएसटी रूल्स पे वो नहीं अप्लाई हो गए। तो हर कंपनी में एक अलग अलग तरीके का जीएसटी का हैंडलिंग था। तो इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है ना, उसमें हम ज़्यादा मायना नहीं रखते हैं, ज़्यादा हम कमेंट्री जो देते हैं ना हर कंपनी के सीएफओ की आउटलुक क्या है फ्यूचर के बारे में, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे हम। बिल्कुल। आज सुबह से हमने देखा शुगर स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला था। कल मार्केट बंद होने के बाद खबर आई थी हालांकि कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसे बढ़ाया गया है। अब कुछ एक स्टॉक्स हैं जिसमें ये बढ़त टेपर ऑफ हुई है, हरे निशान में है कुछ एक स्टॉक्स। लेकिन सिद्धार्थ, आप शुगर स्टॉक्स पर इस समय कोई फ्रेश अगर ट्रेड लेना हो या इन्वेस्टमेंट करना हो तो करना चाहेंगे क्या?
देखिए शुगर स्पेस की बात करें तो इस पे हमारा कोई अभी पर्टिकुलर कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर शुगर सेक्टर की बात करें जो न्यूज़ आई है उस हिसाब से बहुत पॉजिटिव है और रुझान अच्छा रह सकता है पूरे सेक्टर के लिए। बट ये सेक्टर की बैलेंस शीट्स की बात करें तो हम मानते हैं कि बलरामपुर चीनी ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसकी बैलेंस शीट अच्छी है, डेट्स रिड्यूस हो रहे हैं अग्रेसिवली और आने वाले समय में भी रिड्यूस होंगे। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से सेगमेंट में तो देखिए प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, प्राइसेस थोड़े एलिवेटेड है और जिस हिसाब से गवर्नमेंट के न्यूज़ आ रहे हैं या जो भी इवेंट्स आ रहे हैं ये भी एक पॉजिटिव हो रहा है। तो इन पर्टिकुलर शुगर सेक्टर अच्छा कर सकता है 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से, और जिसमें से बलरामपुर चीनी सबसे पॉजिटिव रह सकते हैं पूरे क्षेत्र में। ठीक है, बलरामपुर चीनी इकलौता फ्यूचर का शेयर भी है तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान रखें। अगर फ्यूचर में आपको ऑप्शंस भी मिल जाएगा तो ये सौदा भी रखा जा सकता है। लेकिन एक शेयर जो ट्रेडर्स का इस समय ज़रूर एक फैंसी, एक रेंज में फैंसी है, वो है सुजलॉन। ये 17.5 के नीचे जा नहीं रहा, 21 के ऊपर आ नहीं रहा, पता नहीं ऐसा क्यों रहा। अभी भी 19.5 का रेट है, लेकिन अभी ये दिन के उच्चतम स्तरों पर है और अच्छे वॉल्यूम के साथ है। किरण, कुछ आप नोटिस कर रहे हैं क्या? ये वापस अपने रेजिस्टेंस जोन की तरफ बढ़ रहा है, 21 की तरफ। इस बार हिट करके बाहर आ जाएगा या फिर वही रेंज है 17.5 से 21? नहीं, जिस तरीके के चार्ट पैटर्न है पिछले 6 महीने के, तो मुझे लगता है कि इस बार ये 21-22 का जो लेवल है वो निकल जाना चाहिए। वॉल्यूम्स जब ये स्टॉक करेक्ट करता है तब बिल्कुल गायब हो जाते हैं और जब ये स्टॉक ऊपर आने लगता है तो अच्छे खासे वॉल्यूम्स पिकअप हो जाते हैं। तो डिमांड ओवर पावरिंग सप्लाई का सिनेरियो इस चार्ट में देखने को मिल रहा है। एक बार 21-22 के टारगेट्स के लिए अभी बाय किया जा सकता है, 21-22 पे रिव्यू लेना चाहिए। और मेरा मानना है कि इस रैली में 21-22 निकल जाएगा और इसके टारगेट्स करीबन 25 से 26 आएंगे अगले 1.5 महीने के अंदर। किरण, साथ ही क्विकली और 2 स्टॉक्स, एक तो एवरेस्ट कैंटो, इस पर आप अपना राय दे दीजिए, और दूसरी है प्राइम फोकस, ये भी करीब 9% चला है। इन दोनों पर चार्ट्स पर कैसा लग रहा है आपको व्यू? ईकेसी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है कि एक जो रैली हमने देखी थी करीबन 14 रुपए से जून 2016 से करीबन अक्टूबर तक, जो कि 42 तक ले गई थी, उसके बाद टाइम करेक्शन हो रहा था और मेरा मानना है कि ये टाइम करेक्शन खत्म होने की संभावना बनती है जिस तरीके के मूव हमने आज देखे हैं। आज शाम को थोड़े से डिलीवरी मार्किंग देखनी पड़ेगी कि क्या हिसाब से डिलीवरी मार्किंग हो रही है, पर मेरा मानना है कि ये 38 के ऊपर अगर कंसिस्टेंटली रहता है तो ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट कहलाएगा। फिर टारगेट्स के लिए हम इस स्टॉक को अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम 54 से 56 के लेवल देखने को मिलेंगे, जो कि करीबन 3-3.5 महीने में आ जाने चाहिए। तो ये लॉन्ग पोजीशंस के लिए मेरा स्टॉप लॉस करीबन 34 का रहेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बेहतरीन बैठता है ये स्टॉक। ठीक है, आप इन शेयर्स पर भी ध्यान रख सकते हैं। वैसे आज प्राइम फोकस पे जेफरीज की एक रिपोर्ट भी आई थी। यूजुअली प्राइम फोकस कवर नहीं हो रहा है। सुमित कह रहे थे कि आज जेफरीज ने इसको कवर किया और 160 प्लस का टारगेट इस पे दिए थे। आज सुबह से ही शेयर करीब 8 से 10% की बढ़त के साथ बना हुआ है। सुनील, लेकिन एक चीज़ अभी और है, आज टाटा ग्रुप के आप शेयर्स देखिए, अब इनमें ना एकदम से मोमेंटम है, मार्केट एक रेंज में रहे, लेकिन टाटा ग्रुप के शेयर्स कई दिन से चल रहे हैं। ये चंद्रशेखरन इफेक्ट है या फिर कुछ और है? नहीं, ये 2 चीज़ के ऊपर है। एक ऑटो का सेक्टर पॉजिटिव है, दूसरा एग्री सेक्टर जहाँ पे टी और ऐसे कमोडिटीज। तो ये दोनों एग्री प्लस कंजम्पशन की जो स्टोरी है, कंजम्पशन में खासतौर पर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जहाँ पे ऑटो फीचर होते हैं। अभी इस सीजन वो सीजन है, फेस्टिवल सीजन में डिमांड पिकअप होगा और ये इसलिए इनका जो मूव जो देख रहे हैं वो मोर रिलेटेड टू द इंडस्ट्री एंड सेक्टर है एंड नॉट स्पेसिफिक टू द नेम ऑफ द ग्रुप और द कंपनी। बिल्कुल। चलिए कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं और ओवरऑल मार्केट का सेटअप भी एक बार देख लेते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट द ब्रेथ मार्केट की इस समय, क्योंकि अच्छी चीज़ ये हुई है कि आज बाजार खुलने के बाद इसने जो 9800 का लेवल पार किया था उसके बाद भी ऐसा नहीं लगा कि वहाँ जाकर, बिकॉज इट वाज सच ए ह्यूज रेजिस्टेंस, ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर जाकर फिसल जाएगा, टिकेगा नहीं। तो थोड़ा बहुत स्क्यू हुआ है, लेकिन अभी भी देखिए 50-50 है मार्केट। अभी भी जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं वो 700 के पार हैं और नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 800, 850 के आसपास। तो ये लाजमी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडेक्स मैनेज हुआ है। ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखें तो रुझान ठीक ही देखने को मिला है। BSE पर भी 1200 से ज़्यादा काउंटर्स बढ़त के साथ हैं और इनफैक्ट पॉकेट्स में अगर आप देखें सेक्टोरली तो ऑटो, IT इन सब में मोमेंटम अच्छा देखने को मिला है। हालांकि निफ्टी का डेफिनेटली एडवांस डिक्लाइन थोड़ा स्क्यू हुआ, सुबह खुला था उस समय जिस तरह का था उससे अगर तुलना की जाए तो, बट स्टिल ओवरऑल IT या फिर ऑटो इसमें रुझान ठीक ही देखने को मिला है। इसमें ऑटो स्पेस में आप इस बीच देखिए साउथ इंडियन बैंक, इसका रिजल्ट आया है और काउंटर अभी इनफैक्ट 4% नीचे है। 101 करोड़ कंपनी का मुनाफा देखने को मिला है, 27.65 का लेवल इस समय। तो साउथ इंडियन बैंक
ये करीब 3.5% नीचे। अभी पहला आंकड़ा आया है, बॉटम लाइन का जो आंकड़ा है वो है 101 करोड़ कंपनी का मुनाफा यहाँ पर रहा है साउथ इंडियन बैंक पर। सिद्धार्थ, आपको साउथ इंडियन बैंक कैसा लगता है इफ़ यू ट्रैक इट? देखिए, साउथ इंडियन बैंक हम ट्रैक नहीं करते हैं, बट नतीजों के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक ठाक ही नतीजे आ रहे हैं और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से एक टेक ओवर कैंडिडेट भी है, वो भी एक कारण हो सकता है कि बैंक के रुझान ठीक रहते हैं। यही स्पेस में अगर देखा जाए तो जिसके नतीजे आज भी आए हैं, हम मानते हैं कि इंडसइंड बैंक पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। नतीजों के हिसाब से इनलाइन है, प्रॉफिट्स थोड़ा ग्रोथ दिखाया, बट एक्सपेक्टेशन से मोर और लेस इनलाइन है। सो ओवरऑल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हो रहे हैं इंडसइंड बैंक के। आने वाले समय में इनके ROAs भी इम्प्रूव हो सकते हैं, ROAs बरकरार है। इंडसइंड बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में एज ए लार्ज प्लेयर पे ध्यान दे सकते हैं, बाइंग किया जा सकता है 1700 के टारगेट प्राइस से। लेकिन मिहिर, जो नंबर्स अभी आ रहे हैं ना, उसमें जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, इसमें ग्रॉस और नेट एनपीएस है, और दोनों में इंक्रीज हुआ है। ग्रॉस एनपीए भी बढ़ गए और नेट एनपीएस भी बढ़ गई। ग्रॉस तो 3.5% हो गया, ये पिछली बार से करीब 1% ज़्यादा है, और नेट एनपीएस भी करीब 3.25% आ गए, ये भी पिछली बार से करीब 0.25% ज़्यादा है। तो इन दोनों ही फ्रंट पे आपके नंबर्स ठीक है। आप 95 करोड़ से कंपेयर करेंगे तो नंबर 100 का आंकड़ा पार कर गया, बट द प्रॉब्लम इज डैट कि जो ग्रॉस और नेट एनपीएस की प्रॉब्लम है वो जस की तस है, और जैसे ही रिफ्लेक्ट होती है मार्केट के अंदर इसी तरह का सडन डिप मिलता है। आज इंडसइंड बैंक के अंदर भी ये हो रहा था, जब प्रॉफिट आया तो साथ में एनपीएस भी आया तो एकदम से गिर गया, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे निम स्टेबल दिखा और कैटेगरी में दिखा कि हाँ फार्मिंग लोन को लेकर ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद ये भी स्टेबल होता दिख रहा है। तो थोड़ा सा ग्रॉस एनपीए अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है। ये सुनील, ये ग्रॉस एनपीएस को लेकर सरकार बहुत कुछ कर रही है। आप अभी कमेंट आपने इंडसइंड बैंक के ऊपर भी दिया था, ये इसमें कुछ सरकारी बैंक ऐसे दिखते हैं आपको जहाँ पे सिचुएशन ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, प्राइमा फेसी सबसे पहले उन्हीं पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है? देखिए, क्या होता है कि जो ग्रॉस एनपीएस, ये जो इंसॉल्वेंसी की नई जो नियम बनी है ना, तो ऐसे लार्ज कॉर्पोरेट्स में क्या होता है कि कंसोर्शियम बेस्ड लेंडिंग होती है, यानी सभी बैंक का थोड़ा थोड़ा हिस्सा होता है। ऐसा नहीं है कि खाली एक या दो बैंक पूरे जो एक्सपोजर लेते हैं ऐसे बिग ग्रुप्स को। तो अक्रॉस द सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में आप ये आरबीआई का प्रोविजनिंग का इम्पैक्ट इस क्वार्टर के अर्निंग्स में देखेंगे। मगर क्या होगा कि एनालिस्ट जो कंसेंसस बना रहे हैं कि अर्निंग्स के बारे में, वो ये फैक्टर करते हुए अब जैसे ही अर्निंग सीजन में डेवलप होती है तो लेटर बैंक्स जो आएंगी वहाँ पे एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगी, और जिसका भी उस एक्सपेक्टेशन से बेहतर आता है तो ऑटोमेटिकली मार्केट थोड़ा रिलीफ में उसका रैली भी हो सकता है। तो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट कंसेंसस जो बनती है ना, वो इस महीने से, अभी इस इंडसइंड के रिजल्ट से सभी सेम थिंग को बाकी बैंक्स में अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो उससे वो करेक्ट कर लेंगे कंसेंसस एस्टिमेट। तो ये छोड़िए कि पिछले क्वार्टर की माफिक या पिछले साल की माफिक वो गिरावट या उतार चढ़ाव हो, नो, कंसेंसस मार्केट की एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशन से बेहतर या कम है, वही इस चीज के ऊपर स्टॉक मार्केट में वो मूव हो गया। बिल्कुल, और साउथ इंडियन बैंक के मामले में हमने ये देखा भी है, क्योंकि एक तो जो इनका मुनाफे का आंकड़ा है वो उम्मीद से कमज़ोर रहा है, और जो प्रोविजनिंग है वो 224 करोड़ रही है अगेंस्ट 165 करोड़। तो जो ग्रॉस एनपीए हैं वो बढ़कर 3.61% हो गए हैं, जबकि जो नेट एनपीए है उसमें भी ऑलमोस्ट 13 बेसिस पॉइंट का इजाफा देखने को मिला है, और ये है 0.55% अगेंस्ट 0.42%। तो साउथ इंडियन बैंक में हमने देखा भी रिजल्ट्स के बाद कुछ हद तक एक सेलिंग प्रेशर भी था। अभी ये जो आंकड़े आए हैं वो साउथ इंडियन बैंक, किरण, आपको टेक्निकली कैसा लग रहा है? 27 को बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पिछले महीने का जो स्विंग बॉटम था वो 27 का था, और आज का भी रिजल्ट के बाद जो क्रैक आया उसका भी बॉटम 27 रुपए 20 पैसे का, 27 रुपए करीबन 27 रुपए 20 पैसे का है। तो मेरा मानना है कि 27 रुपए जब तक होल्ड करता है तब तक कोई डरने वाली बात नहीं है, पर इसमें मोमेंटम 29 के ऊपर ही आएगा। 29 पे एक हर्डल है, ये एक बार निकल जाए तो 32-33 के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है किरण, एक बार जब रिजल्ट्स की बात हो रही है तो जरा टीसीएस और इन्फोसिस का चार्ट भी आप देखिए जरा टेक्निकली, उसके बारे में कुछ और डिटेल भी लेंगे, लेकिन आप जरा दोनों के चार्ट देखिए। इनमें करना क्या है, शॉर्ट कवरिंग अभी भी आएगी, एक शेयर शॉर्ट कवरिंग से चल रहे हैं। बिल्कुल, मैंने कल आप ही के चैनल पे मैंने स्ट्रॉन्ग बाय दिया था टीसीएस पे करीबन 2380 के करीब, क्योंकि बेसिकली ये लेवल्स कौन से है जो कि राइजिंग ट्रेंड लाइन के है। जो हमें पहला बॉटम मिला था करीबन नवंबर 2016 का, और दूसरा बॉटम फरवरी 2017 का, अगर इस दो बॉटम्स को अगर ट्रेंड लाइन से जोड़ते हैं तो 2350 ट्रेंड लाइन वैल्यू आती है।
इधर ही सपोर्ट बना के इसने यू टर्न ले लिया है। और जिस तरीके के मोमेंटम वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, तो मेरा मानना है कि शॉर्ट कवरिंग तो आने लाजमी है। और ये टारगेट्स के लिए अगर देखा जाए तो 2650 2700 के लेवल्स देखने को मिलेंगे इसी सीरीज में। तो हम हमारे क्लाइंट्स को आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह दे रहे थे। इस बीच एक पूरा स्पेस या फिर बकेट अगर हम देखें वो है आईपीओस का। आज जिस तरह का मोमेंटम देखने को मिला है यहाँ पर, आप कुछ एक पुरानी लिस्टिंग्स और साथ ही कुछ एक नई लिस्टिंग्स, इन सभी पर अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रुझान देखने को मिला है। मिसाल के तौर पे CDSL आज भी करीब 6% ऊपर है 374 के लेवल पर। हुडको में हमने काफ़ी अच्छा मूव देखा है, आज ऑलमोस्ट 11% चला है और काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ चला है। इनफैक्ट आज ये कैश गेनर्स में काफ़ी आगे है, 77 के आसपास है। BSE पर हमने अच्छा मूव देखा है। इसके अलावा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पर हमने मूव देखा था, अच्छा देखने को मिला था। तो ये कुछ जो रिसेंट लिस्टिंग्स हैं इसमें ऑप्टिमिज्म काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सुनील, दिस इज स्लाइटली अनयूजुअल ऑल्सो बिकॉज टिपिकली वी सी कि अगर प्राइमरी मार्केट बहुत अच्छा कर रहा होता है, यू नो देयर आर वन आफ्टर अदर, इफ देयर आर गुड सेलर लिस्टिंग्स, तो देन थोड़ा बहुत फ्लो डाइवर्ट हो जाता है सेकेंडरी मार्केट से प्राइमरी में। पर इस बार आप देखिए, जैसे आप खुद भी कह रहे थे कि फोलियोज का एडिशन भी उतना ही अच्छा हो रहा है, SIPs लगातार बढ़ती जा रही है, एंड स्टिल यू हैव अ एक्सट्रीमली वाइब्रेंट प्राइमरी मार्केट एज वेल। देखिए सिचुएशन अभी ऐसी है कि इतना फ्लोज आ रहे हैं कि पहले जो स्थिति थी ना, तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल मार्केट की ओर आ रहा था, और अगर IPOs ज़्यादा पैसा उठा लेते थे तो जनरल म्यूचुअल फंड्स के लिए कम आ रहा था। अब ऐसी स्थिति नहीं है। अभी क्या होता है कि लोग भी ये रियलाइज कर रहे हैं कि बेस्ट वे टू प्ले द IPOs इज ऑल्सो थ्रू म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड को QIP और स्पेशल प्राइसिंग जो डिस्काउंट मिलती है उससे उनका मुनाफा बढ़ जाता है। तो लोगों का जो भरोसा म्यूचुअल फंड के ऊपर बढ़ रहा है ना, और इसमें मैं अपनी AMFI की जो कैंपेन चल रही है म्यूचुअल फंड सही है, उसका भी एक मैं हिस्सा दूंगा कि एक जनरल जानकारी लोगों को आ रही है कि म्यूचुअल फंड्स एक बेहतर तरीका है ऐसे इसमें इन्वेस्टमेंट करने। इसलिए IPO मार्केट में आप देखें तो उसका जो असर है। सेकंड चीज IPO के बारे में आपने जो नाम सब बताए, देखिए कि क्या नए नए तरह की कंपनी मार्केट में आ रहे हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक, CDSL, BSE, ऐसे पहले कंपनी नहीं थे। तो ऐसे नहीं कि ये जो वेल एस्टेब्लिश इंडस्ट्री से उसके और एक कंपनी आ रही, नहीं, ये टोटली न्यू टाइप ऑफ कंपनीज जो आ रहे हैं यहाँ पर। तो नेचुरली उस जो प्राइस का इंपैक्ट, उसका प्राइसिंग का एक रैशनल अभी मार्केट को बनाना है, राइट। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारी मार्केट में कि डेप्थ इसकी बढ़ रही है बहुत बढ़िया तरह से। ये जो नई नई थीम है उसमें एक थीम है लाइफ इंश्योरेंस की, और फिलहाल आप देखिए पहले तो ICICI प्रू था इसके अंदर, अब लेकिन अब SBI भी अपना लाइफ IPO लेके आ रहा है, क्योंकि SBI ने इसकी मंजूरी दे दी है। हमने आज डिटेल एनालिसिस किया, करीब 800 रुपये का ये IPO का 800 रुपये तय हो सकते हैं इसके दाम, इसके आसपास ही रेट रहेगा। सारी कैलकुलेशन हमने करी जो कि संदीप से हमने समझ ली थी। लेकिन मिहिर, इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि SBI का लाइफ का IPO आएगा ना तो ICICI प्रू को भी चलाएगा, क्योंकि जब वो अकेला था तो लग रहा था मार्केट को बहुत महंगा है। कई ब्रोकिंग हाउसेस ने हाथ भी खींच रखे थे, पता नहीं प्राइसिंग को लेकर क्या होगा। अब उसका पीयर आ गया तो वो सस्ता लगने लग गया, और आज अब ऐसा लग रहा है कि अगर SBI लाइफ 800 रुपये लेके आ जाता है तो ICICI प्रू तो बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही हल्का है। देखिए इसी चक्कर में आप देखिए कि इनफैक्ट HDFC मैक्स वाली डील भी जब हुई थी तब से आप देखिए कि शुरू में एक्चुअली ICICI प्रू लिस्ट होने के बाद उसे बहुत थंपिंग रिस्पांस नहीं मिला था। बिल्कुल, द लिस्टिंग वाज आल्सो वेरी टेपेड। हाँ बिल्कुल। अब देखिए किस तरह का मोमेंटम देखने को मिला है यहाँ पर, बिकॉज नाउ मार्केट इज, जो अभी सुनील भी कह रहे थे कि जब कोई नया प्लेयर इस तरह से स्टैंड अलोन एक कंपनी लिस्ट हो जाती है जिसका कोई कंपेरेबल वैल्यूएशन आपके पास है नहीं, देन मार्केट हैज टू डू दैट वैल्यूएशन खुद ही उन्हें एक डिराइव करनी पड़ती है कि इस पूरी सेगमेंट को या इंडस्ट्री को कितना देना चाहिए। लेकिन सुनील एक बात बताइए, ये जो रिटेल स्टॉक्स हैं उसमें जिस तरह के वैल्यूएशन है, यू नो आई वाज जस्ट डूइंग अ प्लेन सिंपल अरिथमेटिक द अदर डे, सो यू नो इफ आई गिव यू एग्जांपल ऑफ लेट्स से डीमार्ट, अब वो 50, 55, 60 हज़ार करोड़ के बीच में इनकी मार्केट कैप, उस पे दे है अबाउट 132 के आसपास के स्टोर्स। आप प्लेन सिंपल अगर देखेंगे मैथ्स तो भी पर स्टोर वैल्यूएशन जो है इट इज कमिंग इन एक्सेस ऑफ 350 करोड़। इज इट जस्टिफाइड? देखिए मार्केट में आप ये सोचिए कि जो करीबन थोड़े जो लिस्टेड प्लेयर होते हैं वो एक्चुअली पूरी इंडस्ट्री की इम्पैक्ट उनके शेयर प्राइस में दिखाते हैं। मैं इसका क्लासिक एग्जांपल आपको दूंगा मारुति सुजुकी की शेयर्स में। देखिए होंडा और ह्युंडई ये दोनों बड़े प्लेयर्स हैं मगर इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है।
तो अगर उनके टोटल ऑटो सेक्टर का वैल्यूएशन आपको प्ले करना है तो खाली सुजुकी एक ही प्लेयर है जिसके ऊपर प्ले करते हैं, इसलिए उनकी वैल्यूएशन एक्चुअली इज रिफ्लेक्टिंग द ओवरऑल इंडस्ट्रीज पोटेंशियल एंड नॉट ओनली दैट कंपनी। तो सेम अबाउट द कंपनी। तो क्या होता है कि जब नए लिस्टिंग्स आते हैं वो पूरे इंडस्ट्री, इंश्योरेंस कर लीजिए आप, पूरे इंडस्ट्री का जो इंश्योरेंस के प्लेयर्स का है, सोचिए कि कल LIC अगर लिस्टिंग में आ गया तो दे आर ट्राइंग टू प्ले दैट थ्रू दिस। सो एक्चुअली यू कैन नॉट टेक दिस एज स्टैंड अलोन कि खाली वो कंपनी की फ्यूचर और पूरी इंडस्ट्री की फ्यूचर उनके थ्रू रिप्रेजेंट हो रही है मार्केट के अंदर। खैर 60% मार्केट शेयर रखता है LIC, अगर ये कभी आ गया मार्केट में तो ये खैर पूरी तस्वीर भी बदल के रख सकता है। तो दो प्लेयर हैं अभी, SBI और दूसरा जो भी आप ICICI Pru की बात करिए, सिर्फ 40% है, तो रिमेनिंग 60% तो LIC के हाथ में है। अगर आएगा तो खैर तस्वीर तो खैर बदलेगी, लेकिन कुछ एक शेयर्स अपनी तस्वीर को अभी भी बदल रहे हैं। आप देखिए आज छोटी छोटी IT कंपनीज के अंदर NIT टेक करीब 5% ऊपर है। इसके अलावा कुछ हेक्सावेयर आप देख सकते हैं कि इनकी रिकमेंडेशन भी थी थोड़ी देर पहले, ये करीब 2.5% ऊपर है। ये सिद्धार्थ, ये छोटी IT कंपनीज पे आउटलुक पॉजिटिव रख सकते हैं ना? बड़ी का तो चलो नंबर्स है, TCS इन्फोसिस बैक टू बैक नंबर आने वाले हैं, लेकिन छोटी IT कंपनीज पे कन्विक्शन है आपको ज़्यादा? जी बिल्कुल डिम्पी, हम मानते हैं कि छोटी IT कंपनीज पे ज़्यादा अच्छा कन्विक्शन बैठ सकता है, क्योंकि कुछ एक कंपनियां जैसे कि साइंट जो बहुत बेहतर नतीजे आए हैं, नतीजों के हिसाब से भी, और दूसरे तरीके से अगर देखा जाए कि US में जो H1B के वीज़ाज़ के प्रॉब्लम है, कुछ एक कंपनियां बहुत इम्यून है ये सब प्रॉब्लम से, जैसे कि साइंट हो गया, सोनाटा सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब कंपनियों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हम मानते हैं कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा रुझान बन सकता है और पॉजिटिविटी आ सकता है। तो हमारे प्रेफर्ड लिस्ट में जो मिड कैप IT कंपनीज है वो है साइंट, सोनाटा सॉफ्टवेयर, परसिस्टेंट सिस्टम, जो IoT में IBM के करार के बाद बहुत अच्छा नंबर्स आ सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये 3 कंपनी पे हम जरूर नजर रख रहे हैं और पोर्टफोलियो पे जरूर ऐड कर रहे हैं। इस बीच मार्केट जो अपना हाई था वहाँ से नीचे है, 9793 पर निफ्टी है, करीब 22 अंकों की तेज़ी है यहाँ पर। लेकिन इसमें अगर आप देखें निफ्टी बैंक को, निफ्टी बैंक इनफैक्ट अभी जो नंबर्स आए हैं उसके बाद इस समय करीब 63 पॉइंट्स नीचे है 23,600 के लेवल पे। हालांकि आज जो नतीजे आए हैं उसमें से कोई भी नतीजा ऐसा नहीं है कि जिसे आप जनरलाइज कर सकें पूरे बैंकिंग स्पेस के लिए, लेकिन स्टिल जो वल्नरेबल स्पेस है वो एक्चुअली PSU बैंकिंग स्पेस है, और उसमें भी सुनील जो मिड कैप बैंकिंग स्पेस है, बिकॉज यू नो इंडसइंड की प्रोविजनिंग या फिर साउथ इंडियन बैंक एंड ऑल वो ठीक है ऑन द पेरिफेरी, बट इफ़ यू लुक एट द कोर जो PSU mid cap banking space है, how worried are you about this earnings season? Rather than call it PSU mid cap banking space, मैं corporate banking space को corporate banking space, क्योंकि corporate banking जिसका ज़्यादा exposure है PSU उसका ज़्यादा है, वहाँ पे क्या है कि ये because of the regulator now taking a proactive stance, so naturally आप provisioning across the board rise होते हुए देखेंगे। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये मान लीजिए कि ऑटोमेटिकली सभी की प्रोविजनिंग ज़्यादा होने वाली है, तो पॉइंट इज मार्केट अभी उसको एस्टिमेट करेगी कि कितना ज़्यादा हो, और उसके हिसाब में अगर ज़्यादा कम होता है तो भी स्टॉक प्राइस रिएक्ट होगी। वैसे तो मार्केट का एक्सपेक्टेशन ऑन कॉर्पोरेट सेक्टर बैंक्स इज दैट डेफिनेटली इंसॉल्वेंसी ये जो रूल के कारण डेफिनेटली प्रोविजंस बढ़ने ही वाली है इस क्वार्टर के अर्निंग्स में, आप देखेंगे वो। खैर इस बीच निफ्टी के अंदर थोड़ी सी ऊपर से दबाव आना शुरू हो गया और ये 9789 यानी कि 90 के आसपास है, लेकिन इसने एक इंपॉर्टेंट चीज़ कर दी है, वो है 98 लेवल को तोड़ दिया। ये सुबह से आज मेंटेन कर रहा था 9800 को, लेकिन तोड़ दिया है। हालांकि इसके पास मल्टी सपोर्ट्स हैं अभी भी, लेकिन फिर भी आज के लिए अगर लूजर्स को देखेंगे ना, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, अभी तो टाइम है मार्केट बंद होने में आधे घंटे का, कि अगर ये फ्लैट या लाल निशान में जाके बंद हो, बिकॉज लुक एट लूजर्स। एक बार निफ्टी के लूजर्स को आप देखिए, भारतीय एयरटेल 2.5% नीचे है, ONGC 1% नीचे है, ITC ऑलमोस्ट 1% नीचे है, देन यू हैव ICICI एंड SBI दोनों करीब आधे % से ज़्यादा की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा है जो कि 2.25% नीचे है, देन देयर इज विप्रो जो कि 2% नीचे है। तो प्रेशर है यहाँ पर। इसमें किरण, आपको भारतीय एयरटेल का स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है? भारतीय एयरटेल में मुझे लगता है कि अभी अगर चार्ट देखते हैं तो भारतीय में कोई खास रुझान नहीं देखने को मिल रहा है, पर भारतीय में मुझे लगता है कि सपोर्ट्स बहुत नजदीक है इन लेवल से। मुझे नहीं लगता कि 388 के नीचे ये स्टॉक चला जा सकता है। एक बार 388 टेस्ट कर सकता है, पर इधर से वापस एक बार बाउंस बैक आने लाजमी है। जिस तरीके के पोजीशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि इधर से बाउंस बैक आ जाना चाहिए। ठीक है, इस बीच आप कुछ एक और शेयर भी देख सकते हैं। रेलीगर का शेयर देखिए, उसके अंदर एक तेज़ गिरावट वापस आते हुए दिख रही है और ये 5 दिन में करीब 37% टूट चुका है।
ये 25 रुपये आज है और ये 20% के लोअर सर्किट पे आज फ्रीज हो रहा है। एक तेज़ गिरावट आई है 1 बजे के बाद और इसमें करीब 5 दिन में 37% का नुकसान है। ये ब्रोकरेजेस का पूरा फ्लेवर अलग है। रिलायंस रैली का टूट रहा है, एडलवाइस और इंडियन इन्फोलाइन जैसे कुछ एक शेयर्स के अंदर अच्छी स्ट्रेंथ भी हमको दिख रही है। इन्होंने ज़्यादा सरेंडर किया नहीं है। सुनील, इस ब्रैकेट में कहीं आपको लग रहा है कि दम है? क्योंकि ये तो बात है कि मार्केट के अंदर टर्नओवर बढ़ेगा। जब एक्सपोजर आपका बढ़ रहा है फोलियोस का, तो वो आएगा तो बाजार में ही, चाहे प्लस हो, चाहे शॉर्ट हो, चाहे लॉन्ग हो, कुछ भी हो, होगा तो बाजार में ही। करेक्ट। और दूसरी चीज़ है, जैसे मर्चेंट बैंकिंग ऐसे जो IPOs आते हैं ना, वहाँ पे उनको अंडरराइटिंग जो करते हैं उसके उनकी इनकम बढ़ती है। तो ज़्यादा IPOs आएंगे तो ऐसे ब्रोकरेजेस में जो कैपिटल मार्केट फाइनेंसिंग करते हैं, प्री इशू, पोस्ट इशू, वहाँ पे उनको प्रॉफिट्स बहुत मिलेगी। तो ये एक अच्छी ओवरऑल ट्रेंड है। जिनका अच्छा मार्केट शेयर होता है इसमें, उसका लाभ हो सकता है। बिल्कुल। इस बीच एक बार फिर से निफ्टी बैंक को देखते हैं। जो इंट्राडे हाई था निफ्टी बैंक का, वो था 23,745 का और वहाँ से ऑलमोस्ट 150 पॉइंट नीचे निफ्टी इस समय 23,600 के आसपास निफ्टी बैंक इसमें ट्रेड कर रहा है। टॉप लूजर्स को एक बार देख लेते हैं निफ्टी बैंक के। जैसे हमने देखा कि SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, ये सारे काउंटर्स हैं जो कि प्रेशर में है इस समय। तो इसने कुछ हद तक जो सेंटिमेंट है उसे ख़राब किया। कैनरा बैंक और एक है जो कि नुकसान में है। एंड लुक एट IDFC बैंक। IDFC बैंक इस समय 5.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। PNB है जो कि 2.5% नीचे है। कोटक महिंद्रा बैंक है जो कि 1% फिसल चुका है। IDFC बैंक पर सिद्धार्थ, व्यू क्या है आपका? लुकिंग एट द कट जो आज देखने को मिला है यहाँ पर। देखिए, हम अभी भी मानते हैं कि IDFC बैंक के मुकाबले स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे नज़र रखनी चाहिए। हालांकि अभी कई सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक्सपेंशन के कारण नतीजे अच्छे नहीं आ रहे हैं, बट अगर किसी को निवेश के तात्पर्य से अगर देखना है तो हम मानते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइक इक्विटास, इस पे दाव लगाया जाए। बहुत बड़ा कन्विक्शन है। हम मानते हैं कि यहाँ से 2-3 क्वार्टर के बाद जब इनका ब्रांच एक्सपेंशन हो जाता है, लेवरेजिंग हो जाता है, उसके बाद इसके नतीजे बहुत अच्छे आ सकते हैं। तो इक्विटास होल्डिंग पे ज़रूर नज़र रख सकते हैं 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से। चलिए कुछ एक और स्टॉक्स भी देख लेते हैं जहाँ पे मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत मोमेंटम अभी भी बना हुआ है। उसमें आप देख सकते हैं बजाज इलेक्ट्रिकल का शेयर अभी भी 3-3.5% ऊपर है। आज टाटा के शेयर में टाटा मोटर और उसका DVR दोनों ही चल रहे थे। टॉरेंट फार्मा पे आज एक खबर आई थी, उसके बाद पहले शेयर तो दबाव में रहा, लेकिन उसके बाद ये शेयर 2.5% ऊपर आ चुका है। टॉरेंट पावर पे अभी आपकी किरण रिकमेंडेशन थी। इसी ग्रुप की एक और फार्मास्यूटिकल कंपनी भी है, टॉरेंट पावर फार्मा। इस पर आपकी रिकमेंडेशन क्या है? जरा इसके चार्ट देखेंगे आप। टॉरेंट फार्मा बेसिकली लॉन्ग पोजीशंस ही बना के चलना चाहिए। अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट एडिशंस और जिस तरीके मूव वॉल्यूम सब देखने को मिल रहा है, मेरा मानना है कि अच्छी खासी अप मूव इधर से भी बनती नजर आनी चाहिए। अगर हम इसका सपोर्ट देखते हैं तो सपोर्ट करीबन आता है 1290-1300 के लेवल्स के नजदीक, और जो रेजिस्टेंस है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस करीबन 1400-1420 का देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि ये इधर से 1400-1420 तक जाने की संभावना बनती है स्टॉक को। स्टॉप लॉस इस ट्रेड के लिए 1280 या 1290 का रखना चाहिए। बिल्कुल। चलिए इस बीच लूजर्स में देखते हैं। मिड कैप में 150 पॉइंट्स नीचे मिड कैप इंडेक्स है। IDFC बैंक के अलावा जिसकी हमने बात की, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट है जो कि 0.25% नीचे है। बैंक ऑफ इंडिया, बाटा, IDBI बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, साउथ इंडियन बैंक, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, अपोलो टायर्स, PNB, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर नुकसान अच्छा खासा देखने को मिला है इस समय। इसमें इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, सिद्धार्थ क्या करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, हम खरीदारी नहीं करना चाहेंगे, हम अभी इसको अवॉइड करना चाहेंगे, क्योंकि ओवरऑल रियल एस्टेट पैक में हम मानते हैं कि अभी भी स्ट्रगल रहेगा। अभी भी बैलेंस शीट्स क्लीन नहीं हुई है। अगर हाउसिंग फॉर ऑल या अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर अगर प्ले करना है, स्टिल आई वुड बिलीव कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे प्ले किया जा सकता है रादर देन रियल एस्टेट। ठीक है, ये हाउसिंग फॉर ऑल वाली थीम तो खैर बड़ी इंटरेस्टिंग है। सुनील, आपकी रिकमेंडेशन क्या है हाउसिंग फॉर ऑल वाली कंपनीज पे? इनमें कहीं एक्सपोजर बढ़ाया आपने? क्योंकि ये थीम जब से मोदी जी आए हैं तब से बातचीत चल रही है।
देखिए हमारी जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के ऊपर बहुत पॉजिटिव है आउटलुक फ्रॉम अफोर्डेबल हाउसिंग। रियल एस्टेट पैक के अंदर जिसके पास ऑलरेडी लैंड बैंक डेवलप हो गई है उनको उतना बेनिफिट नहीं होगी, जिसके पास एम्प्टी लैंड बैंक्स है और वो प्रोजेक्ट्स अफोर्डेबल हाउसिंग कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई करने वाली प्रोजेक्ट्स लॉन्च करेंगे, उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज है। सो ऐसे गिन चुन के हम कंपनी चुनेंगे उधर। बिल्कुल। चलिए, मार्केट से तेजी इस समय भले ही थोड़ी गायब हुई हो इंट्राडे बेसिस पे, लेकिन रजत गायब नहीं हुए हैं। फाइनल बेट देखते हैं आज की। रजत बताइए। बिल्कुल, कल याद है आपने, मैंने फाइनल बेट नहीं दी थी, यहाँ पर आपके सामने ही था। स्टॉक चुना था कल मॉन्टी कार्लो, उसमें आज मूव बन गया। लेकिन आज जो स्टॉक चुना है वो इंडस्ट्रियल मशीनरी सेगमेंट से जुड़ा है और वो है लोकेश मशीन। लोकेश मशीन में काफ़ी स्ट्रांगली गेंस मिल सकते हैं। पिछले 1 घंटे के दौरान काफ़ी एक्टिव हुआ है स्टॉक। देखिए इनफैक्ट अब रिवर्सल है और ये आज चार्ट्स पर रिवर्सल है नो डाउट, क्योंकि जिस तरीके से इसने 79-80 का जोन्स डिफेंड किए हैं और आज मार्केट ऊपरी स्तरों पर स्लाइड कर रहा है, लेकिन ये स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर पे है, तो तेजी डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉक में बन सकती है। इंपॉर्टेंट ये है कि 2 वीक के औसत से ज्यादा वॉल्यूम्स, साथ ही साथ 50 से 55% के आसपास के डिलीवरी वॉल्यूम्स यहाँ पर रजिस्टर हुए हैं और तमाम एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करना शुरू कर दिया है। आप डेली चार्ट्स देखें, यहाँ पर 10, 20 और 50 तीनों ही एवरेजेस के ऊपर यहाँ पर है, मेंटेन कर रहा है अपनी इस बढ़त को आज दिन भर। और ये अब तेजी 90 तक के लेवल्स तक एक्सटेंड हो सकती है। अपने स्टॉप लॉसेस को आपको ट्रेल करना होगा, क्योंकि ये स्टॉक में मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल इनवर्स कोरिलेशन आज मार्केट के, मार्केट दिन के निचले स्तर पे है लेकिन ये स्टॉक दिन के उच्चतम स्तर पे है। अब अगर आप टिक बाय टिक देखेंगे तो ये थोड़ा ओवरहीट दिखाई देगा आपको, लेकिन इसको कन्वर्ट कीजिए डेली और वीकली चार्ट्स पे तो एक कंप्लीट रिवर्सल है चार्ट्स पे। अब 90 का पॉसिबल टारगेट और स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना होगा। बिल्कुल, तो नज़र रखिएगा लोकेश मशीन्स पर। इस समय अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, करीब 8% ऊपर 87 के आसपास ये इस समय ट्रेड कर रहा है और जो टारगेट है वो है 90 का। सो वॉच इट क्लोजली, लेकिन इस समय अपने हाई पर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस समय ट्रेड करते हुए। लेकिन जो आई वोंट से प्रॉब्लम, लेकिन वैसे भी देखिए 9800 के ऊपर था, थोड़ा बहुत तो शायद रिस्क एवर्जन आना ही था मार्केट में। इट वुड हैव बीन बेटर अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग आ जाती। लेकिन अभी भी अब देखिए जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी है स्पेशली ऑन द कॉल साइड, तो 9800 और 10,000 इस रेंज में। बिल्कुल, अब मिहिर आप पे बात बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एक तो हमने शुरुआत ही इसी से की थी। देखिए 90, 100, 800 की कॉल के अंदर इस समय बिल्डअप करीब 6% का है, 3% का प्रीमियम इंक्रीज हुआ है। ये सबसे एक्टिव है क्योंकि हमको यहाँ पे टिकना है। ये बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और रेजिस्टेंस भी है, सपोर्ट जोन भी है। इसलिए 9800 की कॉल में देखिए बाजार ऊपर से हल्का भी हुआ लेकिन इसका प्रीमियम पूरी तरह से शेड नहीं हुआ। एक आपको दिखाता हूँ 9600 की पुट, आप इसको भी जरूर देखिए। 9600 की पुट के अंदर अभी भी बिकवाली हो रही होगी, 12% टूट रही है। ये बाजार के पास बेस है, ये स्विंग मिलेंगे। ये स्विंग 50 पॉइंट के 100 पॉइंट के लाजमी है आप 10,000 के इंडेक्स पे अगर आप ट्रेड कर रहे होंगे। लेकिन बाजार का बेस क्या है? बाजार का बेस 9600 है। बाजार को कहां टिकना है? 9800 पे टिकना है। इसलिए जो टिकने वाली रेंज है वहां पे अभी भी बाइंग है। जहां पे बेस बना वहां पे मंदी को बेचा जा रहा है। आप आएंगे कहां तक? आपको आना है 10,000 पे। वो कॉल अभी पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, इसलिए कॉल पे हम डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन मेरी एक डाटा मैं आपके सामने और रख दूंगा, वह निफ्टी का बैंक का फ्यूचर्स। आज दिन भर निफ्टी ने बिना बैंक निफ्टी के सहारे से 9800 को होल्ड किया है। यह आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 23,500 का सपोर्ट बैंक निफ्टी नहीं तोड़ता तो कल अगर आपको ग्लोबल संकेत ठीक मिल जाते हैं तो फिर से कवरिंग आ जाएगी। ये कवरिंग कहां से आएगी मालूम नहीं, सरकारी या निजी पार्टिसिपेशन होगा, लेकिन कवरिंग आ सकते हो क्योंकि बिल्डअप 7% का है जो आप नीचे हरी पट्टी पे देख पा रहे हैं। ये खुले सौदे पड़े हैं और अर्निंग्स का सीजन है, तो कहीं भी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो निफ्टी जिस 9900 और 10,000 की बात हो रही है इसी के बेस के साथ होगा। आईटी और इन सब की लिमिटेशन है, ये आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं देंगे। बिल्कुल, वो लिमिटेशन है और उसी वजह से थोड़ा जो मार्केट है वो थोड़ा सा वल्नरेबल हो जाता है क्योंकि 1-2 सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर प्रॉब्लम है। लेकिन सुनील, इस बीच टेलीकॉम पर आपका व्यू क्या है? देखिए आज भी जो हमने भारती पर प्रेशर देखा है नाउ, एक तो होगा इनका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो हम क्वार्टरली नंबर्स में देखेंगे, लेकिन प्योरली ऑन बिजनेस साइड इफ यू सी रोज जिस तरह की अनाउंसमेंट आती है। अब कल रिलायंस जियो ने नया प्लान अनाउंस किया वेयर एक्चुअली दे हैव डबल्ड द डेटा लिमिट। नाउ ऑब्वियसली अदर प्लेयर्स हैव टू जॉइन दैट बैंडवैगन। कुछ ने किया भी है जैसे भारती। सो आई मीन दिस लुक्स लाइक अ प्रोलॉन्ग सिचुएशन। यस, टेलीकॉम में हम अंडरवेट ही हैं, तो आई थिंक इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ वेट एंड वॉच, क्योंकि ये जो मारामारी जो चल रही है ग्राउंड लेवल पे उसका जो कौन विनर होगा अभी
तो अर्ली डेज बताने के लिए, तो थोड़ी देर के लिए वेट करके फिर हम उसका पोजीशन इंप्रूव करेंगे। अभी तो अंडरवेट ही है रिलेटेड टू बेंचमार्क टेलीकॉम। ठीक है, इस बीच आपको कुछ एक और शेयर दिखाते हैं। गैस के शेयर्स के साथ हमने शुरुआत की थी, एमजीएल और आईजीएल। आईजीएल अभी भी शेयर करीब 4% ऊपर बना हुआ है। एमजीएल के अंदर हालांकि वो स्ट्रेंथ अभी आ नहीं रही है, 1000 के ऊपर आएगा तो बहुत तेज हो जाएगा, ऐसा किरण हमको बता रहे थे। एक दो शेयर मैं आपको और दिखाता हूँ। एक जेपीएससी भूषण, ये दोनों ही शेयर अपने दिन के उच्चतम स्तरों से टूट गए और दिन के निचले स्तरों पर लौट आए हैं। ये सारी कर्ज वाली कंपनीज हैं, इनमें एकाएक फिर से बिकवाली आना शुरू हो गया। बाजार के रिदम के साथ ही चल रहे हैं एक्चुअली। एमटेक ऑटो ये भी करीब 7% टूट चुका है। डेल्टा कॉप में भी सडन फॉल आया है, ये भी करीब 3-3.5% की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है और ये भी ऑलमोस्ट डे लो पे ही है। फार्मा के कुछ एक शेयर्स भी आपके सामने रख दूं, जैसे कि औरो फार्मा, यहां पर भी एकदम से कुछ गिरावट आई है। कैडिला, डॉक्टर रेड्डीज ने भी आज ये सपोर्ट का काम, एक्चुअली मीर फार्मा के साथ प्रॉब्लम पता क्या हो गया, ये डिफेंसिव नहीं अब एग्रेसिव हो गए हैं, लेकिन एग्रेसिव मंदी की है ये। अभी तक इनमें कहीं बेस पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप एक क्वार्टर खो चुके हैं। लास्ट क्वार्टर में था 850 का रेट सनफार्मा का, आज 550 है। ग्लेनमार्क 900 का था, आज 650 में है, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं जनरेट कर पा रही है फार्मा कंपनी। देखिए, दैट्स बिकॉज फार्मा में क्या है ना कि हर एक कंपनी अपने आप में इट्स एन इंडिविजुअल केस, सो यू कैन जनरलाइज। जैसे आईटी में फिर भी वी कैन जनरलाइज कि इनके लिए जो हेडविंड्स हैं वो है या फिर मैक्रो फैक्टर्स हैं वो यू नो एक लेवल पे है, लेकिन फार्मा में हर एक कंपनी के साथ एक अलग सिचुएशन है। तो इवेंचुअली देयर विल बी सम विनर्स इसमें से, पर वो जरूरी नहीं है कि आपके पास जो स्टॉक हो वही हो। खैर, साक्षी हैं हमारे साथ, एक बार ये देख लेते हैं कि अब जो मार्केट स्लाइड हो रहा है इसमें बीटीएसटी कॉल्स कौन कौन सी हैं। साक्षी 9788 पर है निफ्टी इस समय, यानी ठीक ठाक फिसला है हाई लेवल से। क्या है ट्रेड्स? हिंदुस्तान जिंक पर पहले एक राय दी है आशीष केलकर की तरफ से। यहाँ पर उनका मानना है मेटल स्ट्रक्चर जो पॉजिटिव हो रहा है उसमें से ये बेटर पिक हो सकती है बीटीएसटी के लिए। 276 के लिए हम खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं, 268 का स्टॉप लॉस हमें लगाना होगा। फार्मास्यूटिकल्स के स्पेस में अभी आप में कह भी रहे थे एवरी केस इज वेरी इंडिविजुअल, तो यहाँ पर भी गिरावट के संकेत देखने को मिल रहे हैं सिप्ला में खास तौर पर। और यहाँ पर 529 के नीचे में लेवल्स देखते हैं आशीष केलकर, 546 का ऊपर में सपोर्ट लगाने के लिए कहा है। साथ ही एके प्रभाकर से भी हमने कंसल्ट किया, उन्होंने ऑटो स्पेस से एमएनएम को चुना है। यहाँ पर टेक्निकल पैटर्न पॉजिटिव लग रहा है, खरीदारी के लिए 1418 का टारगेट बताया है, 1372 पे हमें सपोर्ट लेना होगा नीचे में। साथ ही बाटा यहाँ पर वीकनेस शो कर रहा है टेक्निकल पैटर्न में और यहाँ पर उनके लिए एसटीबीटी ट्रेड रिकमेंडेशन है। 548 की तरफ ये नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, ऊपर में 569 का हम सपोर्ट ले सकते हैं। प्रदीप हरचंदानी की तरफ से भी 2 कॉल्स आई हैं और यहाँ पर दोनों ही बीटीएसटी रिकमेंडेशंस है उनकी तरफ से। पहली पिक इनकी तरफ से इंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज पर है, जहां पर ऊपर में ये टारगेट देखते हैं 925 के, नीचे में हम 870 पर स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 19-20 रुपए आज के सेशन में ये अप मूव दिखा चुका है ऑलरेडी। लक्स इंडस्ट्रीज एक और शेयर है जहां पर ये पॉजिटिवली बेट कर रहे हैं, 1190 के टारगेट्स के लिए हम खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं और स्टॉप लॉस भी काफी डीप दिया है, यहाँ पर 1089 के लेवल्स पर सपोर्ट लेना होगा। ठीक है, कुछ एक कंपनीज हैं। खैर, हौजरी की कंपनीज तो जीएसटी बेनिफिशियरी थी, अब चल भी रही हैं, जीएसटी हो भी गया, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें बिल्कुल अभी भी मोमेंटम पॉजिटिव ही बना हुआ है। 1190 का टारगेट, नया टारगेट मिला प्रूडेंट ब्रोकिंग की तरफ से। लेकिन एक और चीज़ है सुनील, आपसे ही जानना चाहेंगे, ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि एयर इंडिया को बेचने के लिए सरकार इतनी जोर से काम कर रही है। हर दिन कोई ना कोई खबर आ जाती है, कैबिनेट की बैठक होना भी कुछ ड्यू भी है, कुछ होंगी तो शायद उस पर भी पूरा फैसला ले लिया जाएगा कैसे और कितना बिकाएगा हिस्सा। जेट, स्पाइसजेट, इंडिगो, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी। अब कुछ फार साइटेड होकर आप इनमें कुछ बाइंग करेंगे? नहीं, अभी नहीं। अभी तो सिचुएशन इतनी फ्लूइड है और ये हाई ऑपरेटिंग लिवरेज की बात है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज में से कि एयर इंडिया का जो सिचुएशन है, इतने डेट बर्डन को कैसे मैनेज करेंगे। अगर कोई खरीदेगा तो बिल्कुल डेट बर्डन लेना ही लेना चाहेगा, तो इसमें सिचुएशन इज़ वेरी फ्लूइड। अभी कोई लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने की टाइम नहीं है इसमें। ठीक है, बिल्कुल। खैर, इस पर न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी है अच्छा खासा। एविएशन स्पेस पर तो नज़र रखनी चाहिए। जेट पर भी खबर यू नो कि ग्लोबल कैरियर्स बात कर रहे हैं उनके साथ 24% स्टेक के लिए। एक बार फिर से शुगर स्टॉक्स को देख लेते हैं। मार्केट जो है दैट इज़ ऑब्वियसली ऑफ हाइज, लेकिन शुगर स्पेस जो है उसमें भी अब देखिए कि सॉफ्टनेस कुछ एक स्टॉक्स पर है, जैसे बलरामपुर चीनी अब करीब 0.25% नीचे है। बाकी काउंटर्स हैं उसमें भी ऑब्वियसली जो दिन के हाई लेवल्स थे वहाँ से ठीक ठाक इरोजन देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट का एडवांस डिक्लाइन है उसे अगर हम देखें तो ये जो इंडेक्स हायर लेवल से नीचे आया है उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर रुझान वीक हुआ है। आज वैसे भी इंटरनेशनल क्यूज अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थी। देखिए एनएसई अभी थोड़ी देर पहले जब हमने देखा था तो 50-50 था, अब वो जो रुझान है वो गिरावट की तरफ थोड़ा सा बढ़ा है। तो जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को
मिल भी रही है, बट इन अ वे सुनील ये अच्छा भी है देन निफ्टी चेजिंग 10,000 वन वे। एक तरीके से अगर थोड़ा स्टीम निकल जाता है मार्केट से, बिल्कुल हमारे लिए तो ये बहुत बढ़िया बात है क्योंकि हर करेक्शन हमारे लिए एक वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी है और हम यही चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो एक्सट्रीमली बुलिश है। तो शॉर्ट टर्म में जितना भी करेक्शन हो हम खरीदने के लिए साइडलाइंस पे वेट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले पैसा नहीं था ये दिक्कत है, पैसा ही पैसा अब ये दिक्कत है। तो फंड्स वाले तो खैर मुश्किल में है ही अभी भी, और ये बात तो सेबी ने भी बोला है कि हाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपका जो है कैश पड़ा हुआ है ना थोड़ा सा ध्यान रखिए उस पर, आपका कैश ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट के अंदर। खैर इस बीच आप देखेंगे फोर्टिस का शेयर भी टूटा है। अभी अभी हमने आपको रेलिगेयर एंटरप्राइज तो दिखाया था और इसमें फोर्टिस भी करीबी भी 1 से 1.5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। ये भी दिन के लोस पे ही आके अभी कामकाज करते हुए दिख रहा है। एक और सेगमेंट में आपको दिखाना चाहूँगा IDFC और श्रीराम ग्रुप, क्योंकि जब से मर्जर की बात सामने निकल के आई है 90 दिन का समय दिया गया है, उसके बाद से आज ही IDFC और IDFC बैंक टूटा, लेकिन श्रीराम ग्रुप के दोनों शेयर सिटी यूनियन बैंक और श्रीराम ट्रांसपोर्ट इन दोनों के अंदर तेज गिरावट है। आज भी देखिए दोनों शेयर करीब 0.4% की गिरावट के साथ थे। कल बाजार में शॉर्ट कवरिंग थी, ये शेयर फिर भी टूट रहे थे। इस पूरे मर्जर को लेकर सिद्धार्थ आपके हाउस ने, आपके ग्रुप ने क्या किया है? कुछ शेयर प्लस करवाए हैं, शॉर्ट करवाए हैं, या फिर आप भी स्वैप रेशियो की वेट कर रहे हैं? देखिए हम मानते हैं कि स्वैप रेशियो आ जाए या पूरी डेवलपमेंट हो जाए उसके ऊपर इसका एक्ट करना ज़रूरी है। प्रिसाइजली अगर बात करें तो श्रीराम सिटी यूनियन या श्रीराम ट्रांसपोर्ट ये दोनों ही उम्दा कंपनी है। हम मानते हैं कि दोनों ही के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे आ रहे हैं, जिसका होल्डिंग पिरामल के पास है। तो हम मानते हैं कि ओवरऑल पर्सपेक्टिव से श्रीराम ग्रुप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले समय में, और हिस्टोरिकली भी देखा गया है कि ये ग्रुप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, स्पेसिफिकली बिकॉज जब भी MHCV सेगमेंट या CV सेगमेंट में कोई भी ट्रैक्शन दिखता है हम मानते हैं कि श्रीराम सिटी यूनियन में बहुत अच्छा या श्रीराम ट्रांसपोर्ट में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिलता है। बिल्कुल। इस बीच मार्केट के सामने कुछ और ट्रिगर्स भी हैं। रिजल्ट सीजन तो चल ही रहा है, साथ ही कल मई के IIP के आंकड़े आएंगे और साथ ही जून के CPI के इन्फ्लेशन के आंकड़े भी आएंगे। क्या उम्मीद की जाए इसे, ये बताने के लिए संदीप है हमारे साथ। संदीप बताइए। देखिए हाई बेस इफेक्ट जो है वो दोनों केसेस में हावी दिखेगा, चाहे आप IIP ग्रोथ की बात कीजिए या CPI महंगाई की बात कीजिए। पहले महंगाई की अगर आप बात करें तो मॉडरेशन देखने को मिलेगा। तीसरा ऐसा महीना है जब लगातार रिकॉर्ड लो पर CPI महंगाई के आंकड़े इस बार आएंगे। 2.2% के मुकाबले 1.7% की CPI महंगाई रह सकती है। हाई बेस इफेक्ट जैसे मैंने कहा उसका इम्पैक्ट रहेगा। पिछले साल अगर आप जून में देखें तो जो CPI महंगाई 5.77% थी, तो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप मंथ ऑन मंथ देखें मई के मुकाबले जून में जो आलू प्याज टमाटर की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन पिछले साल जून से अगर आप कंपेयर करें तो जो क्वांटम है लगभग आधा है। इस बार अगर आप तीनों को कम्युलेटिवली देखें तो करीब 11% के आसपास की बढ़त आई है कीमतों में, लेकिन पिछले साल जून में अगर आप देखें तो 22% के आसपास की बढ़त आई थी। इसी तरह से पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें भी मंथ ऑन मंथ करीब 4% के आसपास का ड्रॉप आया, तो जिस वजह से महंगाई जो है तीसरे महीने लगातार नीचे का ट्रेंड ही देखने को मिलेगा और रिकॉर्ड लो स्तरों पर देखने को मिल सकती है। हाई बेस का जो इफेक्ट है वो मई के IIP आंकड़ों में भी देखने को मिलेगा। तो जो ग्रोथ है उसमें थोड़ी सी मॉडरेशन देखने को मिलेगी। 3.1% के मुकाबले 2% के आसपास के जो नंबर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले साल अगर आप मई में देखें तो जो IIP की ग्रोथ है नई सीरीज के मुताबिक वो भी काफी हाई थी, 8% के आसपास की बढ़ रही थी। और वैसे भी GST लागू होने से पहले जो इन्वेंट्री डी स्टॉकिंग हुई है उस वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर असर देखने को मिला। जो PMI के आंकड़े थे वो 3 महीने के निचले स्तर पर थे, तो उसका जो इम्पैक्ट है ओवरऑल वो इस बार नंबर्स पे देखने को मिलेगा, जिस वजह से मॉडरेशन देखने को मिलेगी और 3% के आसपास के जो नंबर है वो घटकर 2% के आसपास रह सकते हैं। ये जो रिकॉर्ड लो पे CPI की आपने बात कही ना, ये अहम। इस पे सुनील क्विकली, अगस्त में जो रिव्यू है पॉलिसी का इन द फर्स्ट वीक ऑफ, क्या उसमें रेट कट प्राइस्ड इन है क्या मार्केट में? थोड़ा बहुत 75% प्राइस्ड इन है, क्योंकि क्या है कि अभी फेस्टिवल सीजन की आने की टाइम है, तो वहाँ पे दो चीज़ है, एक लिक्विडिटी की टाइटनिंग होगी फेस्टिवल सीजन में, और दूसरी चीज़ है कि डिमांड जो बढ़ेगी उसके कारण थोड़े दाम भी बढ़ेंगे। तो RBI का ऑलवेज एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के बारे में सोचे, नॉट द एक्चुअल रिपोर्टेड इन्फ्लेशन। तो ये एक्चुअल नंबर्स जो देख उसको छोड़ के वो आने वाले दिन, और मानसून की जो प्रेडिक्शन है, अगर अच्छी मानसून आने वाली है तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन अच्छी होगी और प्राइसेस में दबाव होगा। तो आई थिंक आई वुड वेट फॉर दैट टू टेक अ कॉल। मार्केट इज प्राइस्ड अबाउट 75% रेट। मेरे आज 3 शेयर ने F&O बैन में थे। एक तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट जिसके बारे में भी आप बात भी कर रहे थे, HDL और JP एसोसिएट्स एक शेयर और भी था, लेकिन इनकी प्रॉब्लम अमीर पता हो क्या रही है, आप फ्रेश शॉर्ट तो कर नहीं सकते,
तो आपके पास जो भी सिस्टम में है वही कहीं ना कहीं प्रेशर बना रहे हैं। इसका मतलब आज बाइंग भी नहीं हो रही है और बिकवाली भी नहीं हो रही है, तो तोड़ कौन रहा है इनको? ये तोड़ वही रहे हैं जिन्होंने अभी शॉर्टिंग रखी है और अपने सौदों को कैरी कर रहे हैं। किसी तरह की बाइंग और सेलिंग तो होगी नहीं। फिर ये शेयर 6% 8% नीचे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। इनके पास ये सेलिंग का प्रेशर अभी भी सीवियर है, काफ़ी सीवियर सेलिंग का प्रेशर है, इसलिए इन शेयर्स पे आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये 6% स्विंग जब आपको F&O बैन में मिलता है तो ये गंभीर बात होती है। बैन से आउट हो जाए मीर तब तो ये समझ में आता है, कवरिंग आई, शॉर्टिंग हो गया, कुछ हुआ, लेकिन बैन के दौरान अगर आप 6% का स्विंग मिल रहा है, इट्स पॉइंट टू बी नोटेड। ये ध्यान रखने वाले शेयर्स हैं सारे। बिल्कुल। खैर चलिए देख लेते हैं, मार्केट बंद होने में 12 मिनट का समय है। निफ्टी 17 पॉइंट ऊपर, इन ऑल प्रोबेबिलिटी है शायद 9800 के नीचे ही क्लोजिंग दे देगा, 9788 के आसपास। सेंसेक्स 33 पॉइंट ऊपर 31,751 पर है, लेकिन निफ्टी बैंक ये 84 पॉइंट्स नीचे 1/4% से थोड़ी ज़्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, और जो लो था उसी के आसपास 10-20 अंकों के फासले के साथ वहाँ से ये बंद होने की तैयारी में है। जो ब्रॉडर मार्केट है उसमें भी हमने जो स्लाइड है वो देखा तो जो 18,000 के आसपास का 18,088 के आसपास का लो था मिड कैप पर, और उसी के आसपास ये बंद होने की तैयारी में। लेकिन इसे किरण आज क्लोजिंग के पहले ये जो थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिली है, फॉर द टाइम बीइंग उसे क्या हम बस आज के लिए एक सॉफ्टनेस समझे, या फिर कल के लिए आप लेवल्स रिवाइज करना चाहेंगे? नहीं, मेरा मानना है कि ये सिर्फ आज या कल दोपहर तक ही रहेगा, और कल दोपहर के बाद वापस एक बार तेजी देखने में मिल जानी चाहिए। ये जो करेक्शन आया है वो सिर्फ लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से आया होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि जो कि डेरिवेटिव डेटा अभी भी वीक होता नहीं आया है। बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा कंसर्न है, बैंक निफ्टी में मुझे थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दे रहा है, इसीलिए मेरा थोड़ा सा कंसर्न बढ़ता नजर आ रहा है। ये जो 23,600 की लेवल है ये टूटना नहीं चाहिए था, हम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग वापस आती है तो मैं थोड़ा सा राहत की सांस लूंगा कि वापस एक बार एक पुल बैक देखने में मिल जाना चाहिए। पर अगर 23,600 के नीचे हम चलते नजर आएंगे तो वापस एक बार 23,500, 25,450 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आज वैसे ऑटोस के अंदर भी अच्छा मूव है। ऑटो एंसिलरीज ने काफ़ी हैरान किया आज मदरसा सुमी देखिए, या फिर गियर बनाने वाली कंपनी किसी को भी देख लीजिए, चाहे भारत गियर हो, हाईटेक गियर्स हो, ऑलमोस्ट अभी भी अपने प्रॉफिट्स को शेड नहीं कर रहे आज के जिन्होंने आज क्रिएट किए हैं। इस सिद्धार्थ, ये ऑटो एंसिलरीज पर आपका व्यू क्या है? क्योंकि अभी तक के जितने भी नंबर्स आए हैं, ग्रोथ दिख रही है, जो भी चीज़ें हैं, चाहे GST के बेनिफिशियरी बने, प्राइजेस कम किए, ये फ़ायदा तो दे ही रही हैं। अभी आपका आउटलुक क्या है इन सब पे? देखिए, ऑटो एंसिलरी पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। हम मानते हैं कि ऑटो एंसिलरी यहाँ से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि LHCV जो लाइट कमर्शियल व्हीकल जो है, इस पे अच्छा ट्रैक्शन मिल सकता है आने वाले समय में, और पैसेंजर व्हीकल में जैसे हम देख रहे हैं मारुति के आंकड़ों में। ऑटो एंसिलरी में प्रिसीशन कैमशाफ्ट, जिसे हम प्री कैम कहते हैं, गैब्रियल इंडिया और फोर्जिंग कंपनी में भारत फोर्ज, हम मानते हैं कि तीनों ही कंपनी बहुत उम्दा परफॉर्म कर सकती है आने वाले समय में। 15 से 20% की परफॉर्मेंस देख सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में, और तीनों के नतीजे भी बहुत अच्छे आ सकते हैं। बिल्कुल। सुनील, आप वापस कब जा रहे हैं? वापस The reason I'm asking is because there is a heavy rain warning. गोवा और मुंबई की पूरी कोस्ट में भारी बारिश का अनुमान है। मैं भी सरप्राइज हो गया, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं कि वापस क्यों जा रहे हैं? लेकिन IMD ने ये भी कहा है कि पूरे देश में बारिश जो है वो नॉर्मल रहेगी। So what's your take on agri stocks? We are very, very bullish, and we have a dedicated fund for this called Rural India Fund, which is focused on the agri inputs space overall, and also on the consumption space. So that fund has been doing very well. I think last 1 year returns are about 28%, last 2 year returns about 22%. So we are very bullish on the rural consumption theme. We think that is next 6 to 9 months the market will be driven by the consumption plus agri kind of a space. ठीक है, इस विषय एक शेयर देखिए, गुजरात फ्लोरो, ये भी प्रोड्यूसर ने बताया, और बताया इसमें एकदम से तेज गिरावट भी देखने को मिल रही है। दिख भी रही है आपको, ये वॉल्यूम के साथ है, ये 4.5% नीचे है। वैसे तो फर्टिलाइजर स्पेस में गिनी जाती है कंपनी है, लेकिन मॉनसून की जब खबर आ रही हो, उसमें फर्टिलाइजर के शेयर इस तरह से टूट रहे हो तो थोड़ा सा दबाव तो खैर आ ही जाता है। 4-4.5% का शेयर के अंदर इस समय गिरावट, ऑलमोस्ट इंट्राडे लो पे आके शेयर कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। आज रियल एस्टेट ने किसी तरह का कोई साथ नहीं दिया, ये शेयर आज टूट रहे हैं। और आज कुछ सरकारी बैंक में, आपको कल ध्यान होगा, कल जब आप 5 या 6 शेयर बढ़त वाले देख रहे थे ना, भले वो ग्लिच था, शॉर्ट कवरिंग उस वजह से आगे कैसे भी आया, तो 5 में से 3 शेयर बैंक्स के थे।
आज ऐसा ही हो रहा है। आज आप गिरावट वाले शेयर देखेंगे तो 5 में से 2 या 3 शेयर आपको बैंक के दिख रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, अभी भी नंबर्स आए जिसके साउथ इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, ये सभी ऑलमोस्ट इंटरडे लो पे आके कामकाज कर रहे हैं। तो बैंकिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार को सपोर्ट से चलाएगा, लेकिन एक मूवमेंट तो दे ही रहा है, ये तो तय है, यहाँ इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, देखिए ये ऑब्वियसली मार्केट के लिए, इंडेक्स के लिए एक स्विंग फैक्टर साबित होगा। ये अब किस तरफ का होता है वो देखना होगा। लेकिन एक बार बजाज कॉर्प के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है वो देख लेते हैं। YOY बजाज कॉर्प के नंबर्स कल आने वाले हैं। जो रेवेन्यू है वो हो सकता है करीब 5-5.5% का ड्रॉप देखे, तो ये रह सकता है करीब 193 करोड़ के आसपास। और साथ ही जो कंपनी का मुनाफा है वो 3-3.5% बढ़ सकता है। सो आई मीन इट्स एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 54 करोड़, इसके आसपास ये रह सकता है। जो एडजस्टेड PAT है वो रहेगा करीब 54 करोड़ के आसपास, जो कि YOY बेसिस पर अगर देखा जाए तो दरअसल गिरेगा, लेकिन इसमें रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी तो उसके बाद का ये आंकड़ा है। और जो कंपनी का EBITDA है वो हो सकता है कि 10-10.5% सॉफ्ट हो थोड़ा, तो ये रहेगा 63 करोड़ के आसपास ये रह सकता है। वैसे भी ये जो बजाज कॉर्प, सिद्धार्थ आप ट्रैक करते हैं क्या? आपका व्यू क्या है इस समय बजाज कॉर्प पर? देखिए, हमारा व्यू पॉजिटिव है बजाज कॉर्प को लेके। हम मानते हैं कि यहाँ से बाइंग ज़रूर किया जा सकता है विद 12 मंथ होराइजन। हम मानते हैं कि ओवरऑल ट्रैक्शन वॉल्यूम ग्रोथ में देखने मिल सकता है आने वाले क्वार्टर में। इनपुट प्राइजेस में थोड़ा सा गिरावट देखने मिला है, जिसके कारण मार्जिन्स में भी थोड़ा एक्सपेंशन देखने मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि वॉल्यूम ग्रोथ हम मानते हैं कि इनके जो हेयर ऑयल के जो ब्रांड है इसमें सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन मिल सकता है। कुछ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और अप्रोच भी चेंज की गई है। तो हम मानते हैं कि बजाज कॉर्प और दूसरा FMCG प्ले में इमामी, ये दोनों पे ही ज़रूर ध्यान देना चाहिए GST के पर्सपेक्टिव से। इस बीच साउथ इंडियन बैंक में एक छोटा सा पुल बैक आने की कोशिश तो दिख रही थी, लेकिन वो भी फिजल आउट हो गई इस बाजार के गिरावट के साथ साथ ही। साउथ इंडियन बैंक इस समय दिन के निचले स्तरों पर आके क्लोज कर रहा है। नंबर्स में ग्रॉस NPS और नेट NPS ने पोजीशंस को बिगाड़ दिया, और ये क्योंकि ये फ्यूचर का शेयर भी है तो इसलिए इसका 4% टूटना अपने आप में ट्रेडिंग लॉस काफ़ी बड़ा समझा जाएगा। आप इस पर ध्यान रखें। पेज इंडस्ट्रीज के अंदर भी एक तेज गिरावट आई है। लक्स और पेज इंडस्ट्रीज आप देख सकते हैं। वैसे मीर पी नोट्स का जब मामला उठा था ना, तो उसमें पेज इंडस्ट्री और अशोक लीलैंड कुल मिला के ऐसे शेयर हैं जिनको प्लस रखा हुआ है, और अगर ये नेकेड प्लस थे तो इनको कहीं ना कहीं आपको वाइंड करना होगा। ये पेज इंडस्ट्रीज लगातार तभी से टूट रहा, आपको ध्यान होगा 17,000 से हमने इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। एक बार जरा टायर कंपनीज भी आप दिखा सकते हैं। सीएट, अपोलो टायर्स, ये ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों के आसपास भी आके कामकाज कर रहे हैं। आज एक बेस बनाने की अटेम्प्ट थी, लेकिन बाजार जैसे टूटा, ऑटो एंसिलरीज में ये पहले पार्टिसिपेंट्स थे लेकिन अब सबसे बड़े लूजर्स बन गए हैं, और दिन के निचले स्तरों पे आके आप कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन चलिए इंडेक्स तो शायद फ्लैट ही बंद होगा, लेकिन पिछले 1 घंटे में सेलिंग जहां पर देखने को मिली है ना, इसमें देखिए अपोलो टायर्स है, रिलायंस कम्युनिकेशन, रैडिको खेतान, फिर साउथ इंडियन बैंक की आप अभी बात कर रहे थे, इन सब पर हम देख रहे हैं कि इन सब पर जो स्ट्रेंथ है वो होल्ड करनी है। ये वेदांता हमने देखा यहाँ पर सॉफ्टनेस देखने को मिली है। बैंकिंग स्टॉक्स तो है ही इनफैक्ट जहाँ पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। सो ओवरऑल टू दैट एक्सटेंट ये कहा जा सकता है कि थोड़ी वीकनेस है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स और एक काउंटर है जहाँ पर कुछ हद तक वीकनेस देखने को मिली है। निफ्टी के लूजर्स आपकी स्क्रीन पर है, ITC, ल्यूपिन, कोटक महिंद्रा बैंक, वेदांता, ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर वीकनेस देखने को मिली है। और इसके अलावा निफ्टी बैंक के जो लूजर्स हैं, इसमें आज देखा हमने IDFC बैंक पर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, तो वो नुकसान की साइड पर रहा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो कि FNO बैन में था, वहाँ पर अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हमने देखा है। तो बेसिकली जो स्पेक्ट्रम है उसके लोअर एंड की तरफ आज क्लोजिंग की तैयारी। बिल्कुल। खैर, इस बीच आप लीकर कंपनीज को भी देख सकते हैं। हालांकि बाजार से सीधा इनका कोई सरोकार नहीं होता है, अपनी डिमांड सप्लाई और अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं। हमने देखा भी है कई बार, लेकिन अब ये पूरी तरह से आज प्रॉफिट बुकिंग के शिकार में है। आप रेडिको खेतान को देख सकते हैं, GM ब्रिवरीज देखिए, ये सभी ऑलमोस्ट दिन के निचले स्तरों पे आके ट्रेड कर रहे हैं। GM ब्रिवरीज और रेडिको खेतान ये ऑलमोस्ट इंट्राडे लो पे आके ही है। मार्केट के अंदर एक और चीज़ मिहिर आज आपने देखी होगी कि आज जो कमोडिटीज़ के शेयर है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़े से चलते हुए दिख रहे थे। कमोडिटीज़ में आप अलग अलग सेगमेंट के शेयर भी देख सकते हैं, जैसे कि आज चाय और कॉफ़ी के शेयर्स में कुछ मोमेंटम था, कुछ टायर रबड़ वाली कंपनीज पहले चल रही थी, तो ये आज मार्केट के अंदर मूव था। जल्दी से देख लेते हैं बाजार बंद होने के कगार पर है आज के हीरो और जीरो शेयर कौन से हैं। आज नो डाउट हुडको ने काफ़ी अच्छा दिन दिखाया, 13% ऊपर था। एवरेस्ट कांटो चला 7.5% ऊपर है। ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जो आज बढ़कर चलते हुए दिखे। मार्केट के अंदर कुछ और गेनर्स देखेंगे, आपको दिख रहा होगा कि आज छोटे छोटे इंफ्रा कंपनीज के अंदर मूव है, जैसे कि आप GMR इंफ्रा, GTL जैसे कुछ एक शेयर्स चले हैं।
इसके अलावा आज प्राइम फोकस पे जेफरीज की रिपोर्ट आई, ये 6% ऊपर पहुंच गया। शांति गियर्स और गियर के सभी कंपनीज ऑलमोस्ट हाई पे थे। छोटी और बड़ी दोनों ही आईटी कंपनीज के अंदर मूव था। इन्फोसिस, टीसीएस के बैक टू बैक नंबर आ रहे हैं, प्रीव्यू हमने आपके सामने रखा। आज इनमें शॉर्ट कवरिंग की वजह से मूवमेंट है। और हेक्सावेयर, टायरला सॉल्यूशन, डाटामेटिक्स, ये कुछ एक ऐसी छोटी कंपनीज हैं जो आज चलती हुई भी दिख रही है। ये आपके सामने वो डाटा भी, एनआईटी टेक भी करीब 4% ऊपर आके कामकाज कर रहा है। तो बाजार बंद होने पर है। इस बीच कुछ और सेगमेंट भी देख लेते हैं जहाँ पे आज एक ट्रेड देखने को मिला। आज कुछ केमिकल वाले शेयर्स भी चल रहे थे, ऑटो एंसिलरीज के शेयर भी चले। ऑटो एंसिलरीज आप देखिए, राणे ग्रुप का पूरा ही शेयर्स, राणे का इंजन वॉल्स और ब्रेक दोनों ही चल रहे हैं आज। और इसके अलावा आप कुछ और शेयर देखेंगे तो मदरसा सुमी फ्रंट लाइन में थोड़ा सा लीडर साबित हो रहा है। इसके अलावा फार्मा के अंदर, स्पेस के अंदर आज मूव है, लेकिन ये छोटी फार्मा है। स्पेसिफिकली आपको बता दें, छोटी फार्मा कंपनीज हैं जिनका डोमेस्टिक बिजनेस अच्छा है, उन्हीं के अंदर इस तरह का मूव दिख रहा है। बड़ी फार्मा कंपनीज चलती हैं तो टूट भी जाती हैं। मीर कैपिटल गुड्स के अंदर भी आज अच्छा प्ले देखने को मिल रहा है। BHEL रिपोर्ट भी आई, 2-3 एनालिस्ट ने व्यू भी दिया, ये शेयर करीब 1.5% ऊपर। जी हाँ बिल्कुल। चलिए, तो मार्केट बंद होने में करीब 1 मिनट का समय बाकी, और आज जब बाजार खुले थे उस समय ये उम्मीद तो थी कि 9800 जो है वो मार्केट टेकआउट करेगा, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता तो शायद सोने पे सुहागा हो जाता। 9830 का हाई इसने हिट किया, और वहीं सेंसेक्स ने 31,885 का हाई हिट किया, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा ऑब्वियसली सॉफ्ट होकर दोनों इंडाइसिस 9787 के आसपास निफ्टी क्लोजिंग की तैयारी में। टेक्सटाइल में जो स्टॉक्स चले वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें कई स्टॉक्स थे इनफैक्ट जिस पर अच्छा मूव था। मोंटे कार्लो ऑब्वियसली 8.5% चलने के साथ टॉप गेनर रहा है। यहाँ पर मर्जर की खबरों का असर कुछ एक काउंटर्स पर आज भी जारी रहा, तो IDFC बैंक, श्रीराम सिटी यूनियन और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, ये सारे काउंटर्स आज भी नुकसान के साथ ही रहे। सीमेंट में कुछ एक काउंटर्स थे जहां पर गिरावट थी, जैसे सांगी इंडस्ट्रीज, रेन इंडस्ट्रीज और मंगलम सीमेंट, ये कुछ काउंटर हैं जहां पर वीकनेस देखने को मिली। प्राइस है या फिर पूर्वांक रहा है, यहाँ पर बाइंग देखने को मिली। फीनिक्स मिल्स और एक काउंटर है जो कि करीब 4.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ। एग्री स्टॉक्स में बाइंग अच्छी थी। अवंती फीड्स आज भी 4% चला है, और साथ ही NFL और नागार्जुन एग्री, इन दोनों पर अच्छा मूव था। नागार्जुन एग्री इनफैक्ट 10% के मूव के साथ ऑलमोस्ट क्लोज होने की तैयारी में। तो मार्केट बंद होने की कगार पर, लेकिन एक नए हाई पर मार्केट बंद होते हुए 9785 का लेवल मार्केट बंद हुआ है। एडजस्टेड क्लोजिंग देखेंगे, लेकिन 14 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी बंद होते हुए 9785 पर। लेकिन ये मत भूलिए कि ये क्लोजिंग भले ही आपको थोड़ी सॉफ्ट लगे, लेकिन आज इसने एक बहुत ही मेजर जो लेवल था, रेजिस्टेंस लेवल 9800 का, उसे कंफर्टेबली पार किया। सुबह बाजार खुलने के पार ही पार किया था 9830 के लेवल पर। और सेंसेक्स भी अभी भी आप अगर देखें आज की क्लोजिंग से तो बस 250 पॉइंट दूर है जो 32,000 का लेवल है, जो कि एक लैंडमार्क होगा सेंसेक्स के लिए। उससे मिड कैप इंडेक्स क्लोज हुआ है करीब 160 पॉइंट गिरकर, यानी ऑलमोस्ट 1% का नुकसान 18,098 के लेवल पर। लेकिन निफ्टी बैंक ये 120 पॉइंट फिसला क्लोजिंग बेसिस पर, और 23,550 के पास जाकर ये बंद हुआ है। क्या कहेंगे आज की क्लोजिंग पर आप, किरण? खराब क्लोजिंग बिल्कुल नहीं है। एक सराहनीय बात यह है कि 9780 के ऊपर की क्लोजिंग है, जो कि बहुत अहमियत रखता है, और मेरा मानना है कि इधर से और भी बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए। कल दोपहर के बाद सेकंड हाफ काफी क्रूशियल रहेगा। मेरा मानना है कि इधर से ऊपरी स्तर देखने को मिलेंगे। अभी जो आज का जो हाई है वो एक रेजिस्टेंस बन के नजर आएगा, पर ये क्रॉस करेंगे तो 9950 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। सुनील, आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी आज की क्लोजिंग पे? एक्चुअली मैं ना ये 10,000 के लेवल तक का हूँ, क्योंकि आपके पास कुछ फंड्स डिप्लॉयड हैं, कुछ फंड्स पड़े हैं आपके पास जो आपको करने हैं। आपका व्यू यही है कि 10,000 तक आ जाएगा निफ्टी? नहीं, बिल्कुल, उसमें तो डाउट ही नहीं है, क्योंकि फ्लोज इतने स्ट्रांग आ रहे हैं तो खरीदारी आ रही है। और वो FIS का भी आप देखें ओवरऑल कि थोड़ी स्ट्रांग ही है फ्लोज इंडिया के बारे में। तो ये 10,000 का लेवल और ये सब तो ऑटोमेटिकली पार हो जाएगा इस फेस्टिवल सीजन के अंदर, इस दिवाली के टाइम फ्रेम में। कोई प्रॉब्लम नहीं। उतना इंतजार करना पड़ेगा आपको लगता है दिवाली तक? देखिए, मेरे ख्याल में ये बैंकिंग के लिए बहुत अहम क्वार्टर है, क्योंकि ये जो RBI के पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन सभी बैंक्स में होने वाले हैं, उससे थोड़ा डेफिनेटली इनिशियली रिएक्शन होगा मार्केट में, तो वो थोड़ा आपको ध्यान में रखना अच्छा, मीर ये कह रहे थे कि जो भी चेंजेस हुए हैं वो उतने आसान नहीं होंगे। ये वास्तव में है ऐसा कि जो प्रोविजनिंग किए जा रहे हैं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेंज किए जा रहे हैं, इसका असर दिखेगा? बैंक्स को मुश्किल होगा? बैंक्स को मुश्किल होगा, मगर ये अच्छी मुश्किल है। इट्स गुड फॉर बैंक्स हेल्थ प्रोबेबली। शायद नियर टर्म में आप देखेंगे तो स्टॉक परफॉर्मेंस के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। करेक्ट।
बट बैंकिंग सिस्टम के लिए अच्छी चीज। परफेक्ट, वही। चलिए उम्मीद तो करते हैं बैंकिंग सिस्टम के साथ साथ कहीं बाजार भी चलता दिखे, उसकी भी सेहत बिल्कुल ठीक होती हुई दिखे। किरण शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और सुनील आपका भी शुक्रिया। वैसे 14 तारीख को ध्यान रखिएगा, मानसून की तेज बारिश है, मुंबई में रेड अलर्ट है, मीर ने आपको पहले ही आगाह कर दिया है। ठीक है किरण, आपका भी शुक्रिया, साथ ही सिद्धार्थ आपका भी शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल अंतिम बाजी से इतना ही, नमस्कार।